तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो अब तो नीट का ज़्यादा दिन पेपर बचा नहीं, 5 मई है और इलेक्शन भी है। तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि पेपर कहीं ना कहीं टल भी जाए, लेकिन पेपर टलेगा नहीं। तो अभी जो है टाइम बहुत कम बचा हुआ, इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है। अब सिलेबस जब कंप्लीट हो गया है तो 5 मई में हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम हमें क्या करते हैं कि रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन के तौर पे आपके लिए मीमांसा जो है नीट बूस्टर डोज लेके आया। बूस्टर डोज का मतलब क्या है, जब आदमी कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर या वीक फील करता है तो कहता है लाओ कुछ ना कुछ ऐसी दवा ले ले जिससे क्या आ जाए, बॉडी में क्या आ जाए, ताकत आ जाए। और इसी तरह से क्या है कि नीट मीमांसा ने क्या है, नीट बूस्टर डोज लेके आया है कि ऐसे बच्चे जो क्लास 12th में अभी प्रेजेंट टाइम में पेपर दिए हैं, पेपर देने के बाद वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं तो वो फॉर्म भरे हुए हैं, या जो बच्चे ड्रॉपर हैं उस ड्रॉपर के लिए भी क्या है कि रिवीजन लास्ट समय में क्या होता है कि रिवीजन टाइम जो होता है ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या आपके क्वेश्चन के साथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप कितना बेहतर अपने आप को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो है आज हम आपको पढ़ाने वाले जो है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब ये नहीं कि अगर आप IIT JEE वाला मैथ आपको पढ़ाएंगे, IIT JEE वाला मैथ नहीं, आपको इतना मैथ तो आना चाहिए कि आप बेसिक जो कैलकुलेशन है, चाहे वो आपके फिजिक्स में हो चाहे वो आपके केमिस्ट्री में हो, वो आप सारे के सारे अपना सोल्यूशन क्या कर उसके जो है प्रॉब्लम को क्या कर सके, सॉल्व कर ले। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। और यहाँ पे ये जो टेस्ट 3, ये जो मीमांसा DR जो है बूस्टर डोज लेके आए नीट, ये जो है इसका जो टारगेट है कि 5 मई में जो बच्चे बैठने वाले हैं उन सारे बच्चे को जो है फ़ायदा हो। इसमें फिजिक्स हम लेके आ रहे हैं, केमिस्ट्री ये नफीस सर लेके आ रहे हैं, उसके मैथमेटिक्स जो है सद्दाम सर, बायोलॉजी साकिब सर, और फिजिक्स जो है यहाँ पे प्रांजल सर, बायोलॉजी ये मैम लेके आ रही हैं, और केमिस्ट्री जो है आपके तौफीक सर लेके आ रहे हैं, डॉक्टर तौफीक सर। तो ये जो फैकल्टी है, ये फैकल्टी आपको जो है ये सब सारी चीज़ें देगी। और इसका जो है ऑफलाइन जो कोर्स है, इसका हम लोगों ने क्या रखा है कि 1999 में रखा। ठीक, तो जो भी बच्चा अगर इसमें कंप्लीट सिलेबस के साथ अगर रिवीजन कराना चाह रहा है या उसके पर्सनल डाउट है तो ऑफलाइन जो है मीमांसा DR के जो है ऑफिस में आके विजिट कर सकता है। बाकी ऑनलाइन जो है यहाँ पे सारी की सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। तो अभी हमने क्या बताया कि जो मैथमेटिक्स जो है हमें IIT JEE वाली तो पढ़नी नहीं है, हमें इतनी मैथ आनी चाहिए कि हमारे मैथ के जो भी क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाए। ठीक, हमें कितने सब्जेक्ट पढ़ने? 3 सब्जेक्ट। कितने? 3, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और नंबर कितने हैं? 720 लाने हैं। कितने लाने हैं? नंबर 720। और सीट कितनी चाहिए भाई? 1 लाख सीटें हैं और उन 1 लाख सीटों में हमें क्या चाहिए? एक ही सीट के लिए पढ़ना है। ठीक है, एक ही सीट के लिए पढ़ना है। तो हमारा बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हमें 3 सब्जेक्ट, ठीक है, 720 नंबर के लिए, और हमें उस 3 घंटे में हमें ये डिसाइड करना है कि हमें 1 साल आगे जाना है या 1 साल पीछे जाना है। ठीक है, और ये रिवीजन टाइम का है, बहुत बढ़िया मौका है। तो इसमें आप रिवीजन टाइम में देखते हैं। तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों को जो है बेसिक मैथमेटिक्स, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग समझेंगे कि कहीं कहीं ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप के कुछ क्वेश्चन बच जा रहे हैं। ठीक है, तो हम वहाँ पे फैक्टराइजेशन करने में या किसी XY की वैल्यू को फाइंड करने में कई सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ये सब कोई बच्चा कोई इन बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं कर पा रहा तो हमारे ख्याल से मैं तो यही कहूँगा कि वो नीट वगैरह भूल जाए। ठीक है, नीट क्या है, भूल जाए। क्योंकि अगर ये बेसिक चीज़ें नहीं आ रही हैं, अगर किसी बच्चे को कुछ भी अगर डाउट है तो यहाँ पे जो हम चीज़ें बता रहे हैं उसको देखें, और उसको देखने के बाद अगर उसको यहाँ पे उसका प्रॉब्लम का सलूशन मिल जा रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मिल रहा है तो ऑफिस में आके वो विजिट कर सकता है। ठीक है, बाकी ऑनलाइन वाले जितने भी हैं वो सब अपने कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, कमेंट में जो है ड्रॉप कर सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस हम समझते हैं कि लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है।
लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन अगर लीनियर इक्वेशन कब होगी, जब उसमें क्या है, एक सिंगल वेरिएबल है और सिंगल वेरिएबल के साथ अगर उस पर हम देखेंगे पावर कितनी है, एक है। ठीक, अगर कोई यहाँ पे लिखा हुआ है ए एक्स, ठीक है, ए एक्स प्लस 3, ठीक है, ए एक्स प्लस 3, या ऐसे कर लेते हैं इसको, लिखा हुआ 3x प्लस 4 इज इक्वल टू लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ। तो अगर यहाँ पे क्या है, डिग्री यहाँ कितना है, यहाँ पे जो डिग्री है ये डिग्री आपकी कितनी है, 1 है। अगर यहाँ पे डिग्री 1 है, अगर यही लिखा हुआ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे डिग्री कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ 4x क्यूब प्लस, ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपको डिग्री कितनी दिख रही है, 3। अगर आपको डिग्री 1 दिख रही है तो इसका मतलब वो क्या है, आपका लीनियर इक्वेशन है। क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अगर आपकी डिग्री कितनी दिख रही है तो इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब डिग्री 1 दिख रही है तो इसका मतलब x की जो वैल्यू आपको आएगी वो कितनी वैल्यूज आएंगी, आपके 1 वैल्यूज आएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो डिग्री 2 दिख रही है तो इसका मतलब x के कितने वैल्यूज आएंगे, 2 वैल्यू आएंगे। मतलब x के कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे। अगर यहाँ पे 3 डिग्री दिख रही है तो कितने होंगे, 3। तो हमें क्या करना है कि ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें जो पढ़ना पड़ता है 1 डिग्री और 2 डिग्री वाला पढ़ना पड़ता है। तो अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये सीधे सीधा लिख सकते हैं 3x, और अगर 4 प्लस इधर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 4। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 2/3। इसका मतलब x की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 2/3, एक वैल्यू को निकाल लिया। इसी तरीके से क्या है कि जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्म होता है कि अगर कोई भी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वो सारा का सारा वो इक्वेशन जो आपका क्या होगा, वो आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे जो डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो डिग्री है, ये डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2, और ये जो a है ये कांस्टेंट है, b भी क्या है, कांस्टेंट है, c भी आपकी क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो a b c तीनों आपके क्या है, ये कांस्टेंट है। तो इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि x के 2 अलग अलग वैल्यूज आएंगे, ठीक है, x के 2 अलग अलग वैल्यूज आएंगे, तो उस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम एक फैक्टराइजेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा क्या है, हम श्रीधाराचार मेथड का भी यूज कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए अगर यहाँ पे लिखा हुआ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, तो इसके यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसके 2 रूट्स आएंगे, x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 रूट आएंगे तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट, फार्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस क्या होता है, 4ac अपॉन क्या होता है, 2a। ठीक है, तो इसके कितने रूट आएंगे, x के 2 रूट आएंगे, और ये 2 रूट आएंगे, एक आएगा प्लस माइनस, प्लस माइनस का मतलब है अगर इसके दोनों अलग अलग रूट लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a पहली बार में। दोबारा जब लिखेंगे तो x इज इक्वल टू, क्योंकि प्लस एक बार ले चुके हैं, तो माइनस b फिर माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x के कितने हमारे वैल्यूज आएंगे, 2 वैल्यूज आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि एक दो क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और करने के बाद देखते हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर इसमें हम 2 वैल्यूज को निकालेंगे, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो पहला एक तरीका इसमें क्या है कि हम फैक्टर मेथड को लगा के यूज कर सकते हैं। फैक्टर मेथड का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट नंबर, इन दोनों नंबरों को क्या करना होता है, हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अगर 6 का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 का अगर x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 स्क्वायर आएगा। अब इस 6 का क्या फैक्टर बनेगा, एक बनेगा 2 और एक बनेगा 3, 2 3 जा 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, ये बीच वाले को इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि ब्रेक करने के बाद या तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, मिलना क्या चाहिए, हमारा बीच वाला टर्म मिलना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर हमारा यही टर्म आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर, अगर इसको हम क्या करेंगे, माइनस 2x में अगर माइनस 3x को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो माइनस 5x आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखते हैं इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, x ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस
2 बचेगा। फिर यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, माइनस, और यहाँ कॉमन लेंगे x, ठीक है, x यहाँ कितना लेंगे, 3 लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x, और इस माइनस प्लस का क्योंकि ब्रैकेट लगा दिया तो माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। अगर यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। आपके फैक्टर तभी सही होंगे जब दोनों ब्रैकेट में कॉमन क्या है, सेम है। दोनों ब्रैकेट में कॉमन क्या है, सेम है। जब तक दोनों ब्रैकेट में कॉमन सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप फैक्टर क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 2 और यहाँ पे हमने क्या कॉमन ले लिया, x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो x माइनस 2 x माइनस 3 ये दोनों हमारे क्या हो गए, इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 2। तो एक रूट कितना आया, 2 आया। अगर इसी में हम दूसरा रूट निकालेंगे तो दूसरा रूट कैसे निकलेगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 3। तो दूसरा रूट कितना आया, 3। तो फैक्टर मेथड से हम क्या कर सकते हैं कि 2 रूट को फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फैक्टराइजेशन मेथड से रूट नहीं निकलता है, तो हम जब यूज़ करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड को रूट निकालने के लिए, तो जब नहीं निकलता तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इस फार्मूले को यूज करते हैं। अब इस वाले इक्वेशन में देखेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में अभी मैंने बताया था कि आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई, x स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर। जब यहाँ पे x स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ x है और यहाँ पे क्या है, c है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर से पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, तो क्या लिखेंगे 1। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है, 1। और अगर b की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, -5। क्या आएगी, -5। और c की वैल्यू कितनी आएगी, c की वैल्यू कितनी आएगी, 6। इन सभी वैल्यूज को उठा के ले जाके हम किस में रख देंगे, इस वाले इक्वेशन में रख देंगे, रखेंगे। जब यहाँ पे हम रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी, ऑलरेडी माइनस 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 प्लस, और कितना आएगा 5, ये आएगा आपका प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे -5 का जब हम क्या करेंगे, -5 का हम क्या करेंगे भाई, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, डायरेक्ट लिखते हैं 25 आएगा। और यहाँ पे कितना है, माइनस, फिर ये है 4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 6, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, नीचे कितना है 2 और a की वैल्यू कितनी है 1, क्लियर। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई, +5 का मतलब यहाँ पे आएगा 5 प्लस माइनस, बताओ 6 चौक 24, ठीक है। 25 में से अगर 24 निकल जाएगा तो बचेगा 1, जब बचेगा आपका 1 तो अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी, 1 आएगी। और नीचे कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, ठीक है। तो यहाँ पे आया x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1/2। अब यहाँ पे जो x के 2 रूट निकालेंगे तो एक बार क्या लेंगे, x इज इक्वल टू लेंगे 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 लेंगे, ठीक है। तो 5 प्लस 1 कितना, 6 डिवाइड बाई 2 का मतलब कितना, एक रूट कितना आया, 3 आया। दूसरा क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो 5 माइनस 1 का मतलब कितना आएगा 4 डिवाइड बाई 2 का मतलब कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो इस फार्मूले से जब हमने क्या किया, सीरीधारा 4 मेथड से, तो हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से क्या निकाला, 2 और 3, रूट क्या निकला 2 और 3, यहाँ पे रूट क्या निकला था 2 और 3। तो क्या है कि कुछ बच्चे जब कभी कभी क्या होगा, जब फैक्टर बन जाएंगे तो हम अगर फैक्टराइजेशन मेथड से हमें किसी क्वेश्चन में एक्स वाई की वैल्यू अगर आसान होती है तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर नहीं बनना है तो ये फार्मूला आपका यूनिवर्सल है, ये फार्मूला आपका क्या है, यूनिवर्सल है। इस फार्मूले से किसी भी इक्वेशन का, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहे जैसा भी हो, तो उसके हम क्या कर सकते हैं, रूट को निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके रूट को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। आगे बढ़े। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है, इस दूसरे क्वेश्चन को x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, इसको भी एक बार कर लेते हैं, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ये क्वेश्चन है x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
अब अगर इसको फैक्टर मेथड से करेंगे तो बताओ 2 का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन 2 का क्या ऐसा कोई फैक्टर है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे -4 आए? नहीं है। तो इसका मतलब फैक्टर मेथड यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले क्वेश्चन में फैक्टर मेथड क्या हो गया, फेल हो गया। तो फिर किस मेथड को यूज करेंगे, हम अपने यूनिवर्सल मेथड को यूज करेंगे। और हमारा यूनिवर्सल मेथड है क्या, अगर ये x है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, इसको यूज करेंगे। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1, ठीक है, b की वैल्यू कितनी आएगी -4 और c की वैल्यू कितनी आएगी 2, ठीक है। अगर नीट का पेपर देने जा रहे हो तो ये सब सारी की सारी वैल्यू तुम्हें क्या करना है, लिखना नहीं है, तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए, उठा के फटाफट रख देना है। ये तो उनके लिए है जो भी क्लास 12th के नए नए बेचारे फ्रेशर हैं, जिनको 2+2 भी नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम x की वैल्यू लेंगे और x की वैल्यू उठा के रखेंगे -b -4 माइनस माइनस कितना आएगा +4 आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस, ठीक है, 4 और a की वैल्यू कितनी 1, c की वैल्यू कितनी 2, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 2 × 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आएगा 4 प्लस माइनस और यहाँ पे आपका आ जाएगा 16, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है। तो 16 माइनस 8 डिवाइड बाई कितना 2, तो x इक्वल टू कितना 4 प्लस माइनस 16 में से 8 जाएगा कितना आएगा 8 आएगा। और 8 का अगर हम अंडर रूट में निकालेंगे तो क्या आएगा 2√2, कितना आएगा 2√2। कुछ लोग कह रहे होंगे ये है, लो देख लो ये कैसे आएगा 8। जब कोई चीज़ भैया अगर अंडर रूट में है तो वो क्या होगा, उसका 2 पेयर बनता है। इसको 8 को क्या लिख सकते हो 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। अब इसका एक पेयर बना कि नहीं बना, तो एक पेयर बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर अंडर रूट 8 लिखा हुआ है तो उस अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। तो 2√2 जब लिखेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू आएगा 4 प्लस माइनस 2√2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये काट देंगे, 2 2 जा 4 2 2 कट गया, तो ये x की वैल्यू कितनी आएगी 2 प्लस माइनस √2, ठीक है। तो एक वैल्यू लिख सकते हैं x इक्वल टू कितना आया 2 प्लस √2 आया और दूसरी x की वैल्यू आई 2, दूसरी x की वैल्यू क्या आएगी 2 माइनस √2 आया, ठीक है। तो यहाँ ये यूनिवर्सल मेथड हमारे काम आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो हम क्या कर सकते हैं, इस यूनिवर्सल मेथड से, इस वाले फार्मूले से हम अपने जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बनेंगे सारे के सारे इक्वेशन, उसको बहुत आराम से इस यूनिवर्सल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इसी में थोड़ा हम ऐड कर लेते हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसमें कभी कभी रूट्स कह रहा है कि रूट बताओ, ठीक है। रूट बताने के लिए तुमसे कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं कि 2 रूट क्या है, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा, हम किताबों में यही पढ़ते आए हैं, तो अल्फा बीटा ही मान लेते हैं। तो सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है -b/a। मतलब -b/a का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अगर कभी भी अगर आपके क्वेश्चन में सम ऑफ रूट आएगा तो -b/ क्या होता है a, और अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा c/a। तो कांस्टेंट c कोफिशिएंट ऑफ x², ये जो तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा -b/a, ठीक है, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा c/a, ठीक। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ये देखो कह रहे हैं हमको क्लियर है, इनको क्लियर है, तो क्लियर है तो फिर क्या कर रहे हो यहाँ पर, हैं बताओ, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन लगाया। इसी तरीके से क्या होता है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग एपी कहते हैं, एक जीपी भी आता है, तो हम जीपी में नहीं घुसेंगे, हम एपी को देख लेते हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का मतलब, ठीक है। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसी सीरीज बन जाती है जो एपी में होती है। जैसे हम सीढ़ी पे क्या होता है, चढ़ते हैं, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी,
तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, ऐसे हम छत पे पहुंच जाते हैं ना। लेकिन कभी कभी कुछ लोग बहुत होशियार होते हैं तो कहते हैं पहली सीढ़ी पे पैर रखेंगे, फिर एक वाला छोड़ के फिर दूसरी पे रखेंगे, हाँ एक साथ दो रखेंगे, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छलांग लगा के भी जाते हैं, ठीक है, एक साथ 5-5, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में कोई भी चीज़ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में तभी होगी जब उसके बीच में डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। अगर मैंने क्या कहा कि एक सीरीज में लिख रहा हूँ, ठीक है, एक सीरीज लिख रहे हैं, उस सीरीज में अगर मैंने कहा ये 2 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 8 लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, और ये कितना लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ। बताओ ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है कि नहीं है? पहले तो पहचानो कि एपी में है कि नहीं है, ठीक है। एपी में होने का मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, इससे कोई भी जरा सा मतलब नहीं है। एपी का मतलब है कि कॉमन डिफरेंस, एक वर्ड होता है कॉमन डिफरेंस ये क्लास 10th का है। कॉमन डिफरेंस को हम लोग D2 से करते हैं, डी से करते हैं। इसका मतलब क्या है, कोई भी टर्म T2 माइनस T1, ठीक है, अगर इस टर्म को अगर हमने T2 मान लिया तो ये वाला टर्म क्या होगा, T1। इन दोनों के डिफरेंस कितना होना चाहिए, 8 माइनस 5 कितना आएगा, 8 माइनस 5 का मतलब यहाँ डिफरेंस कितना आया, 3। अगर इसको हमने T2 मान लिया तो ये वाला कितना होगा, T1। तो 5 माइनस 2 कितना आएगा, 3, ठीक है। 11 माइनस 8 इसका डिफरेंस में कितना आएगा, 3, ठीक है। 14 माइनस, ठीक है, 11, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, 3, ठीक है। कोई ऐसी सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस हर एक नंबरों के बीच में क्या है, सेम हो, तो आपकी क्या होगी, वो एपी में होगी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में होगी। लेकिन अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, ठीक है। अगर मैंने क्या कहा, 3, 5, 11, 17, 19, क्या ये एपी में है, क्या ये एपी में है, बोलो एपी में है? तो भैया क्या कहोगे, 3 माइनस 5, 3 माइनस 5, यहाँ डिफरेंस कितना, 2 का, 11 माइनस 5, ठीक है, ये कितना आएगा, 6 5 11, 11 माइनस 5 का मतलब कितना आएगा, 6 5 11। तो यहाँ पे 11 17, मतलब 17 में से अगर 11 करेंगे तो कितना आएगा, ये भी कितना आएगा, 6 आएगा। और यहाँ पे 19, यहाँ पे कितना आएगा, 2। क्या सभी में कॉमन डिफरेंस सेम है, यहाँ 2 6 6 2, ठीक है। हाफ नहीं होता है, हाफ नहीं होता, ऐसा थोड़ा होता है कि आधे इधर आधे उधर, बाकी जो बचे वो बीच में, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। एपी में तभी कोई सीरीज बनेगी जब उसके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। दशा इसमें दिखाई दे रहा है, तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो ये, ठीक है। तो अगर कोई सीरीज एपी में है तो उसमें कुछ टर्म होते हैं, जिसका एक वर्ड होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हमेशा डिनोट करते हैं ए से, ठीक है, फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से। तो इस वाले में देखेंगे फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, ठीक है। और एक होता है कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, डी से। तो कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 होता है। तो कोई भी टर्म ले लो, मान लो इन दोनों से ले ले, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया, 3 आया। कॉमन डिफरेंस कितना आया, 3। तो कॉमन डिफरेंस होगा ये फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया, और उसके बाद होता है एक नंबर ऑफ टर्म किससे, तो उसको इससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन या कैपिटल एन से, जिससे भी डिनोट कर लो। तो यहाँ पे एक फार्मूला तुम्हारा बनता है, यहाँ पे मैं ऐड करके पेज लिख दे रहा हूँ। फार्मूला बनता है एपी की फार्मूला बनता है कि A इज इक्वल टू, या इसी को हम लोग लिखते हैं AN, नंबर ऑफ टर्म, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या इसी को हम लोग लिख देते हैं TN, ठीक है। क्या लिखते हैं, TN या AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। अगर किसी भी सीरीज में अगर सीरीज दिया हुआ है 5 या 6 सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं, 2 3, ठीक है, 4 5 6 7, तो सभी में बताओ पहला टर्म क्या हो जाएगा, मतलब A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 है। और नंबर ऑफ टर्म कितने हैं भैया, कितने हैं, गिन लो, 3 और 3 6 कितने हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, या हम क्या निकाल सकते हैं, TN या AN निकाल सकते हैं। तो फार्मूला क्या लगाएंगे भाई, TN इज इक्वल टू A इज इक्वल टू कितना, 2 प्लस
कितने हैं यहाँ पे 6 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 1, तो 2 प्लस 6 माइनस 1 कितना 5, 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, आंसर कितना हो जाएगा 7। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा 7। तो एक फार्मूला हमें ये याद रखना है कि अगर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है तो an इक्वल टू या tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा आना चाहिए एपी में। लेकिन अगर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है, ठीक है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में कोई भी सीरीज है तो उस सीरीज का अगर हमसे पूछने लगे सम कितना होगा, ठीक है, सम, तो Sn इज इक्वल टू फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 और ये फार्मूला होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये फार्मूला भी हमें याद होना चाहिए। ठीक है, ये फार्मूला भी याद होना चाहिए, ये फार्मूला भी याद होना चाहिए। Sn जो होता है, Sn को हम लोग क्या कहते हैं, सम ऑफ ऑल एपी टर्म। ठीक है, ठीक है, सम ऑफ ऑल एपी टर्म। अब यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, a क्या है तुम्हारा यहाँ पे फर्स्ट टर्म, d क्या है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी सीरीज में अगर हमसे पूछा जाए कि Sn कितना होगा, क्या होगा Sn कितना होगा, तो यहाँ पे Sn इज इक्वल टू क्या लिखाएंगे, यहाँ पे देखो n कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 6/2 और यहाँ पे कितना आएगा 2 और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस यहाँ पे कितना होगा 6 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 1, तो यहाँ पे कितना होगा 6 के 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, ये आएगा 4 प्लस ये कितना आएगा 5। ठीक है, तो 5 और 4 9, 9 3 27, इसका मतलब यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। Sn की वैल्यू जो तुम्हारी आएगी सम ऑफ टर्म जो आएगा वो कितना आएगा 27 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि लास्ट टर्म देके नंबर ऑफ टर्म पूछने लगता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि लास्ट टर्म देके l की वैल्यू देके, ठीक है, तुमसे नंबर ऑफ टर्म पूछने लगता है, तो वहां पे भी एक फार्मूला लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लो कि l इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, l इज इक्वल टू, यही फार्मूला होता है, वो कुछ चेंज नहीं होता, an के जगह पे l हो जाता है, l इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में अगर लास्ट टर्म तुमसे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म से हम क्या कर सकते हैं, उससे भी हम क्या कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म को निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखो 2a है, अगर 2a को यहाँ पे लिख दें a प्लस a, क्या लिख दें a प्लस a, तो a प्लस a लिखेंगे तो बताओ यहाँ से क्या लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतने वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इतने टर्म को हम लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 और यहाँ पे एक a तो बच गया, बचा कि नहीं बचा, एक a बचा, तो इस वाले पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं बताओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को क्या लिख सकते हैं L लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो एक फार्मूला तुम्हारा यहाँ पे और बन गया। ठीक है, अगर तुम्हारा लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म पता है तो हम सीधे क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ टर्म निकाल सकते हैं, Sn निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना, चलें आगे। ठीक, तो ये हमारा क्या था AP का, और AP में हम देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द 15 टर्म ऑफ AP। पहले बताओ कि ये AP में है कि नहीं है, क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, 1 के बाद क्या है आपका 4, ये 1 लिखा हुआ है, 1 के बाद आपका 4 है, 4 के बाद 7 है। आल्सो द कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, तो दो चीजें इसमें कैलकुलेट करनी है। पहले तो तुम्हें यहाँ कैलकुलेट करना कि 15 टर्म क्या होगा, 15 टर्म क्या होगा, मतलब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, मतलब a की वैल्यू दी हुई है 1, d की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 क्यों दिया हो बेटा, 3, क्योंकि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो 4 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3। ठीक, और नंबर ऑफ टर्म कितने दिए हुए हैं यहाँ पे 15, तो अगर हमसे यहाँ पे कह रहा है कि 15 टर्म क्या होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं a15 या ऐसे लिख सकते हैं t15। फार्मूला क्या बताया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होगा d, ये लगाया तो वैल्यू इसमें रखा, a की वैल्यू 1 प्लस यहाँ पे आएगा 15 है, तो 15 माइनस 1 कितना 14 और मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट इसको जब किया तो आएगा 1 प्लस 14 तिया, ठीक है 14 3 जा है, यही करोगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा
43। इसका मतलब जो 15th टर्म तुम्हारा आएगा क्या आएगा, 15वां टर्म जो आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा, यहाँ पे कितना होगा 43 होगा। कितना होगा 43 होगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे तुमसे कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, 10 टर्म का तुम्हें क्या निकालना, सम निकालना। तो फर्स्ट 10 टर्म का सम निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, Fn इज इक्वल टू n/2 और लिखेंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो जब हमें 10 टर्म का कह रहा है तो यहाँ क्या लिखेंगे, S10 इज इक्वल टू 10/2 और यहाँ पे 2 और a की वैल्यू आएगी अपनी 1 प्लस यहाँ पे 10 माइनस 1 कितना आएगा 9 और d की वैल्यू आएगी 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 10/2 5। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 2 प्लस 9 त्रिक 27 और यहाँ पे आएगा 5 और 27 जो कितना हो जाएगा 29। ठीक है, 29 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 जा कितना 45, 5 दूनी 10 4 14 तो 145। मतलब S10 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 145 आएगी। तो अगर हम S10 निकालेंगे तो 145 आएगा, अगर हम 15 टर्म निकालेंगे तो 43 आएगा। क्लियर। एक क्वेश्चन इसमें और है कि फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर का क्या बताना, हमें सम बताना। तो n नेचुरल नंबर का मतलब आपको पता होना चाहिए बच्चा कि ये जो नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है कहाँ से शुरू होता है, बताओ। नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 2 3 4 5, ठीक है, डॉट डॉट करके इन्फिनाइट तक होता है। होल नंबर में 0 इंक्लूड हो जाता है, इंटीजर में पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू दोनों आ जाती है, 0 के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आती है, क्योंकि इंटीजर 2 टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। ठीक है, होल नंबर पता चल गया। इवन नंबर ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, ऑड नंबर ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर हों, एक तो अपने आप से कटेगा और एक से कटेगा। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, तो ये सब मैथमेटिकल पोर्शन है, तो मैथमेटिकल पोर्शन में देखेंगे। तो अगर हम इसमें हम क्या रखें, फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आई 1, d की वैल्यू कितनी आई 1, मतलब n की वैल्यू कितनी आई हमें पता नहीं, तो क्या लिख लेते हैं कैपिटल N। ठीक है, अब यहाँ पे जो फार्मूला लगाएंगे Fn इज इक्वल टू क्या लगाएं, कैपिटल N/2 और यहाँ पे 2a a की वैल्यू 1, ठीक है, प्लस n-1 तो आ जाएगा n-1 और इंटू डी की वैल्यू कितनी आएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे n/2 और यहाँ 2a, 2 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुल मिला के खोलेंगे इसको तो प्लस n-1। ठीक है, तो इसको एक मिनट थोड़ा इसको मूव कर देते ऊपर। जब मूव कर दिया इसको तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो हुआ बेटा ये क्या लिखेंगे n/2 और यहाँ पे क्या 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा n+1। ठीक है, तो जब भी तुम्हारा नेचुरल नंबर का सम पूछेगा, मान लो 5 प्राकृतिक संख्याओं को पूछने 5 नेचुरल नंबर या 10 नेचुरल नंबर जो भी पूछा तो आएगा n × n+1 डिवाइड बाई क्या आएगा 2, डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर n × n+1 डिवाइड बाई 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है। ठीक, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आगे बढ़े भाई। ये 5 मई डिसाइड करेगा कि आपको 1 साल आगे जाना है या 1 साल पीछे। तो बताओ तैयार हो ना 5 मई के लिए, तैयार रहना ही पड़ेगा, नहीं रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो हमने क्या देखा कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के बारे में देखा, एपी में देखा, और एपी में हमने एक फार्मूले तो ये देखे कि an Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। एक हमने देखा सम ऑफ टर्म वाला देखा, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, लास्ट टर्म अगर दिया हुआ तो l इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी देखा। अगर लास्ट टर्म अगर हमें पता है और फर्स्ट टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म पता है तो उसके लिए हम Sn इज इक्वल टू क्या देखा, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन भी हम लोगों ने लगाया। उसके बाद एक नेचुरल नंबर का भी आया, तो नेचुरल नंबर का भी हमने देख लिया, Sn इज इक्वल टू n × n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये सब तुम्हारे फिजिक्स में काम आएगा। ठीक है, किसी भी हाल में ये सब अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो फिर डूब मरो। ठीक है, क्या मरो, डूब मरो। अब देखो यहाँ पे क्या है, परसेंटेज चेंज देखते हैं। परसेंटेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, मैंने अपने क्लासेस में क्या है कि ऑनलाइन
और ऑफलाइन मैंने दोनों परसेंटेज पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए यहाँ पे हम पढ़ाएंगे परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है, या तो परसेंटेज चेंज में परसेंटेज पॉजिटिव इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज का मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ द हाइट ऑफ द बॉयज ऑफ द इंक्रीज, एक बचवा है तो उस बच्चा का जो है हाइट जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। भैया पहले कितना था 5 फीट, अब वो कितना पहुंच गया 6 फीट, तो 5 फीट से 6 फीट का मतलब इंक्रीज हुआ कितने साल में, 5 साल में। तो 5 से 6 फीट जाने में उसको 5 साल लगे, तो कितने परसेंट की इंक्रीज हुई। अगर तुमसे साल पूछा तो कितने, अगर तुमसे फीट पूछता कितने फीट बढ़ा तो 1 फीट सीधा, लेकिन तुमसे परसेंट में पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है, परसेंट में। तो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालने के लिए परसेंटेज इंक्रीज क्या निकालेंगे, परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज में क्या होगा कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन क्या हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो ऐसे करके भी निकाल लेंगे। अब देखो फाइनल वैल्यू कितना है भैया, 6 माइनस 5 बटे कितना आएगा, इनिशियल वैल्यू कितनी है भैया, इनिशियल में 5 फीट था, बढ़ा कितना 5 साल में 1 फीट, तो 5 से 6 गया, तो 6 माइनस 5 बटे 5 इंटू कितना हो जाएगा 100। तो 6 माइनस 5 का मतलब कितना 1, और 1 बटे कितना 5, 1 बटे 5 मतलब 100, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे कितना आएगा 20, इसका मतलब कितना 5 साल में ये जो बबुआ है वो 20% इंक्रीज हुआ। क्या हुआ, 20% इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब यहीं पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इफ द रेडियस ऑफ सर्किल डिक्रीज 4 सेंटीमीटर से, ठीक है, कितना सेंटीमीटर हो गया 2 सेंटीमीटर हो गया, तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। अगर डायरेक्ट रेडियस में पूछता तो डायरेक्ट लगा सकते थे, क्या लगा सकते थे, फाइनल माइनस इनिशियल अपान इनिशियल इंटू 100, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एरिया पूछा, क्या पूछा है, एरिया। तो इनिशियल एरिया क्या होगा, इनिशियल एरिया। तो बताओ अगर कोई सर्किल है तो जितने भी यहाँ लोग देख रहे हैं सर्किल का एरिया बताओ क्या होता है, क्या होता है बताओ, सर्किल का एरिया नहीं पता है, फिर क्या पता है तुम लोगों को, हैं नीट का पेपर दोगे और सर्किल का एरिया ही नहीं पता है, कोई बात नहीं, सर्किल का एरिया नहीं पता है, चलो ठीक, सर्किल का एरिया नहीं पता तुम लोगों को। अरे ये बाबू ये सर्किल है और ये सर्किल का सेंटर होता है और ये इसकी रेडियस होती है, तो सर्किल का जो एरिया होता है किसी भी सर्किल का वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई है, पाई को ऐसे रहने दो, आर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 16, तो कुल मिला के इसको लिखते हैं 16 पाई लिख लेंगे। ये इनिशियल वाला है। लेकिन अगर हम फाइनल में आते हैं तो फाइनल एरिया कितना आएगा, फाइनल एरिया जो आएगा ये हमारा इसका भी आएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, लेकिन ये पाई है, ठीक है, ये क्या है पाई है और वो कितना 2, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, तो कितना आएगा ये 4 पाई, कितना आएगा 4 पाई, और ये कितना आया 16 पाई, 4 पाई। अब ऐसा नहीं जो है 4 पाई का मतलब 4 पाई, 4 पाई वो लेटने वाला नहीं है, ठीक है, 4 पाई, ये कितना है 16 पाई, ये 4 पाई। अब जब हम यहाँ पे निकालेंगे परसेंटेज, क्या निकालना है, पूछा तुमसे क्या डिक्रीज, तो परसेंटेज डिक्रीज का मतलब क्या हो जाएगा, देखो क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, क्या लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है ना 4 पाई माइनस 16 पाई डिवाइड बाई कितना आएगा 16 पाई, यही तो आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा आपका 100, ठीक है। तो यहाँ पे 16 में से कितना आएगा ये 12 पाई, कितना आएगा 12 पाई डिवाइड बाई कितना 16 पाई मल्टीप्लाइड बाई 100। अब बताओ पाई से पाई कटा, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 से कट जाएगा 25, 25 तियाँ 75। बताओ ये वैल्यू किसमें माइनस में आ रही है, माइनस में आ रही है, तो माइनस 75% क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। जब भी वैल्यू तुम्हारी माइनस में आएगी इसका मतलब डिक्रीज, और वैल्यू अगर प्लस में आएगी तो इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है। वैल्यू अगर प्लस माइनस में आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया, मजा आ रहा,
ठीक। तो यहाँ पे बेटा क्या है कि हमने परसेंटेज चेंज में देखा कि अगर परसेंटेज चेंज आपको निकालना है तो आप फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन क्या हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। या अगर आपको कह रहा है कि डिक्रीज के लिए बोल रहा तो भी क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन क्या हो जाएगा, इनिशियल इंटू 100। अगर वैल्यू नेगेटिव में आ रही है माइनस में, तो माइनस में आने का मतलब डिक्रीज हो रहा है। अगर वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है तो पॉजिटिव में आने का मतलब क्या है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं जो फार्मूले हमारे ऐसे महारथी हैं जो नीट के नाम पे धोखाधड़ी करते हैं, खाली कह रहे हैं कि हम नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं। वही वाली कहानी है, हमारे यहाँ गांव में कहते हैं कि आगा कोई बसंतक माई और पल्ला खोलो हम भी आ जाए। मतलब कि दरवाजे खुले हुए, फॉर्म भर दिया, ठीक है। फॉर्म जो है 25-25 लाख फॉर्म पड़े जा रहे हैं। और अगर कहा जाए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला सुना दो तो कह रहे हैं नहीं हमको ना पता, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, ऐसे लोग नीट में क्या करेंगे, ऐसे लोग खाली नीट में जाके भीड़ बढ़ाते हैं, ठीक है। सरकार को पैसा देते हैं, लो 1500 रुपये फॉर्म है, आराम से लो, और 25 लाख को अगर 15 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कितने करोड़ों रुपए सरकार के पास जाते हैं, ठीक। तो अगर रियल में अगर पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने का सपना है, तो खाला और मौसी और बुआ फूफा के कहने पर ये सब तैयारियां नहीं होती, ये जब तक खुद के अंदर डेडिकेशन नहीं है, खुद के अंदर पावर नहीं है, ठीक है। तो जब तक खुद के अंदर पावर नहीं है या खुद के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर आपको कमी लग रही है कि हाँ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, फिर उसके लिए आपके पास टीचर है। लेकिन अगर कोई धक्का मार के आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, पड़ोसी कह रहा है कि पड़ोसी कह रहा भैया अरे हम तो वहाँ नीट की कोचिंग ज्वाइन कर लिए हैं तो तुम भी चलो, ठीक है। तो ऐसे किसी के चक्कर में नीट की कोचिंग के लिए पैसा बर्बाद मत करना, ठीक है। चलो इसके जल्दी जल्दी फटाफट फार्मूले बताओ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बताओ, लिख के बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, लिखो लिखो जल्दी लिखो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले बताओ। बताओ बताओ। चलो एक बता रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। अगर बेटा यहाँ पे a माइनस बी पूछा जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तुमसे कोई फार्मूला नहीं पूछा जाएगा कि तुम लिख के बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन नहीं सही है, समझे कि नहीं समझे, ठीक। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पे कुछ ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे या ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे इस फार्मूले का यूज होगा तुम्हारे यहाँ, ठीक है। तुम्हारे यहाँ क्या होगा, फार्मूले का यूज होगा। तो जब उस फार्मूले का यूज होगा तो वो फार्मूला तुमको लगाना भी तो आना चाहिए, ठीक है। उस फार्मूले का तो याद होगा तभी तो तुम्हें आना चाहिए। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो तुम्हारा होता है ए प्लस बी और क्या होता है ए माइनस बी होता है, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब बताओ, ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मजे ले रहे हैं कि सर जी जो है ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब पढ़ा रहे हैं। क्या करें, इन गधों को पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है, इन गधों को पढ़ाना ही पड़ेगा। तो जब तक पढ़ाएंगे नहीं तब तक इनको समझ में कैसे आएगा, ठीक। तो चलते हैं भाई, देखते हैं। हाँ यहाँ पे देखते हैं प्लस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस क्या होगा बी क्यूब प्लस क्या होगा 3ab और ये क्या होगा ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ये हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। प्लस वाले में बेटा सारा प्लस है और माइनस वाले में क्या है, सारा माइनस है, दोनों में कोई भी चेंजमेंट नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये प्लस है ये माइनस है, एक प्लस और एक माइनस। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होगा इसमें क्या होगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, उसके बाद क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या होगा ये माइनस ए बी होता, प्लस नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होगा ए माइनस बी और ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये होगा प्लस ए बी होगा, ठीक है। यहाँ प्लस 2ab नहीं है, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं प्लस 2ab कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 2ab वगैरह नहीं है, ठीक है। आगे मूव करें, चलो। तो यहाँ पे अब इसके बाद हम लोग आते हैं लॉग में। किस में आते हैं, लॉग में। लॉग में आते हैं क्योंकि लॉग में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि लॉग सर नहीं लग पाता है, तो लॉग नहीं लग पाता तो कोई बात नहीं, लॉग को हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो लॉग को लगाएंगे तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें प्रॉब्लम आती हैं। पहली बात, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, अगर उस पॉजिटिव रियल नंबर में हम लोग देखते हैं क्या
पेन चेंज कर लें थोड़ा कलरफुल। पॉजिटिव कोई रियल नंबर है, एक रियल नंबर ए है, दूसरी क्या है बी है, और इन दोनों रियल नंबर का जो रेशनलाइज किया गया है वो क्या है एम है, बी है। इसको क्या लिख सकते हैं ए टू द पावर एम इज इक्वल टू क्या बी लिखा हुआ है। इसको दूसरा अनदर फॉर्म में जब लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो लिख सकते हैं लॉग, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसको हम लोग पढ़ते हैं लॉग बी बेस ए इज इक्वल टू एम। क्या पढ़ते हैं लॉग बी, ए जो है हमारा क्या है बेस है, लॉग बी बेस ए इज इक्वल टू एम। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिया हुआ है, अगर आपको लिखा हुआ है लॉग 1 बेस ई, ठीक है, लॉग 1 बेस ई, उसकी वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है। अगर 1 है बेस कुछ भी हो, अगर लिखा हुआ है लॉग 1 बेस 5 तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, ठीक है। अगर लिखा हुआ लॉग 1 बेस ए इज इक्वल टू 0, तो कान खोल के, आँख खोल के, नाक खोल के, पूरा दिमाग, पूरा ध्यान, सब कुछ आप लगा लीजिए। अगर लॉग 1 है उसका बेस क्या है कुछ भी है, लॉग 1 है बेस कुछ भी है, तो उसकी हमेशा वैल्यू कितनी आएगी 0। कितनी आएगी 0 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है log 1 बेस a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखा हुआ log 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू लिखी हुई है, अगर लिखा हुआ log 10 बेस 10 तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। जब log और बेस दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1। अगर कोई कह रहा है log a बेस है उसकी वैल्यू क्या होगी 1। अगर कोई कह रहा है कि सर log m बेस m उसकी वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है। अगर कोई कह रहा है log 2 बेस 2 उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर log और बेस दोनों क्या है तो सेम है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपको रटना ही पड़ेगा कि log 2 बेस e उसकी वैल्यू होती है 0.693, ऐसे होती है log 2 बेस 10 उसकी वैल्यू होती है 0.301 होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे तुम्हें देखना है log 3 बेस 10 उसकी वैल्यू होती है 0.47। तो 3 तक याद कर लेना है, 2-3 वैल्यू आपको याद कर लेना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो बताओ, एक्सप्रेस करना है 5 का पावर 3 इज इक्वल टू 125 इन द लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है, हो जाएगा। लिख के बताओ, लिख के बताओ, दिख रहा है ना क्लियर। कोई बात नहीं, चलो दिख रहा है, कमेंट करो, अपना आंसर कमेंट करो। चलो देखो, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ बच्चा कि 5 का पावर 3। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पहले इधर देख लेते हैं, इधर थोड़ा इसको मूव कर। 5 कहाँ, वही तो लिखा है, उसमें कुछ और थोड़े लिखा है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये लिखा, देखो जब लिखा होता है log b बेस a इज इक्वल टू m लिखा हुआ है, ठीक है। तो log जब हटेगा, log जब हटेगा तो पता है b यहाँ पहुँच जाएगा, m यहाँ पहुँच जाएगा, तो लिख जाएगा a का पावर m इज इक्वल टू कितना आएगा b, यही तो होगा, है। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे तुम्हारा लिखा हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा लिखा हुआ है 5 का पावर 3 इज इक्वल टू 125, ठीक है। क्योंकि 5 का पावर 3 का मतलब कितना, 5 का मल्टीप्लाई कितने टाइम बोलो 3 टाइम, 5 का मल्टीप्लाई 3 टाइम, 5 के मल्टीप्लाई 3 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 125, तो मतलब 5 का पावर 3 इज इक्वल टू 125 भी तो लिखा है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, अगर इसको हमने क्या करा है, इसको log के फॉर्म में लिखना है, तो log के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे log और बेस क्या लिखेंगे 5, बेस क्या लिखेंगे 5, और यहाँ पे ठीक है क्या लिखेंगे 125 इज इक्वल टू 3। तो क्या इसको पढ़ेंगे log 125 बेस 5 अपॉन कितना हो जाएगा 3। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो
अब इसको क्या करते हैं, इसको जो एक्सप्लेन करेंगे, इसको जो है आगे आएगा तो उसको करवाएंगे। बस इसको यहीं कह रहा था लॉग के फॉर्म में लिखना। एक्सप्रेस द log 1 बेस 10 इज इक्वल टू 0 इन दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो ये वाला जब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला देखेंगे, तो यहाँ पे देखो पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, चलो पिंकी को ले लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ, log 1 बेस 10 इज इक्वल टू कितना 0। log हटेगा तो ये इधर जाएगा, 1 इधर आएगा, तो 10 का पावर 0 इज इक्वल टू कितना 1, यही तो लिख जाएगा। और सबको पता है 10 का पावर 0 का मतलब 1, 2 का पावर 0 का मतलब 1, a का पावर 0 का मतलब 1। अगर हाथी का पावर 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। समझ में आया? घोड़े का पावर 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, हाँ लिखो, घोड़े का पावर 0 है तो क्या होगा 1। हाँ ठीक है, अगर घोड़े का पावर अगर 0 हो रहा तो भी क्या हो जाएगा 1। तुम लोग समझदार हो, ठीक है। इंजेक्शन लगाना होगा जो है इंसान को, तुम लोग लगा दोगे बकरी को। नहीं, हाँ बकरी वाले भी डॉक्टर होते, ठीक है, ठीक, चलो फिर ठीक है। तो ये क्लियर है, ये हो गया, पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, ठीक है, पहला दूसरा कर लिया। इससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 2-3 फार्मूले और देख लेते हैं, ठीक है। एक क्या होता है, एक और फार्मूला होता है log m मल्टीप्लाइड बाई n। तो इसका फार्मूला होता है log, ये ऐसे मल्टीप्लाइड है, बस इसको प्लस में कर दो, क्या कर दो, प्लस में। तो log m, अगर बेस इसका कुछ भी मान लो, e मान लिए, ठीक है, तो log m मल्टीप्लाइड बाई n बेस e, तो हो जाएगा log m बेस e प्लस log n बेस e। क्लियर है, ये पहला फार्मूला हो गया। अगर इसी में दूसरे में आते हैं तो log m टू द पावर n और बेस e, तो ये जो तुम्हारा फार्मूला होगा ये होगा n log m बेस e, ठीक है। तीसरा फार्मूला जो हमारा आता है, तीसरा फार्मूला जो आता है डिवाइड वाला, एक आता है log m डिवाइड बाई n बेस e, तो ये हो जाएगा log m बेस e माइनस log n बेस e। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा महारथी? इसमें देखो, इसमें डिवाइड है तो कुछ दिख रहा माइनस की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो क्या लगा देंगे माइनस। इसमें मल्टीप्लाई है, कुछ प्लस की तरह दिख रहा है, तो क्या लगा दिया प्लस। ये पावर चढ़ा था तो पावर उठा के कहाँ कर दिया, आगे कर दिया। तो log के ये 3 फार्मूले भी हमें याद होना चाहिए, log m इंटू n, log m टू द पावर n और log m डिवाइड बाई n, ठीक है। क्योंकि अगर log के कोई भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, log वाले क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से आराम से लगा लेते हैं, ठीक है। तो log के क्वेश्चन हम लोग किए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन थे इसमें, उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। फाइंड द log ऑफ 32 टू द बेस 4, ठीक है। तो फाइंड द log ऑफ 32 टू द बेस 4, इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है log 32 और अगर बेस 4 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। log 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को कितने का पावर लिख सकते हैं, फाइंड द log ऑफ 32 टू द बेस 4। अच्छा ठीक है, 2 का पावर कितना लिख सकते हैं, अरे 1 मिनट, तुम लोग कुछ घबरा रहे हो। अरे सेल को ये हो जाएगा log 32 बेस 4, 4 चौक 16 दूना 32। भाई 2 का पावर कितना लिख सकते हैं, या अभी इसको कर लो 2, पहले छोटा छोटा समझो, इसको कर लो 2। तो अगर लिख लिया हमने log 32 बेस 2, ठीक है, क्लियर। तो 32 का मतलब होगा, 32 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, यही तो है। तो 2 का पावर 5 ही तो लिखा कि नहीं लिखा। तो इसको लिखेंगे log 2 का पावर 5, ठीक है, log 25 नहीं, 2 का पावर 5 बेस 2। हाँ अब बताओ इसमें से कौन सा फार्मूला लगेगा,
इसमें से कौन सा फार्मूला लगेगा? पहला, दूसरा, तीसरा, कमेंट करो जल्दी। पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा लगेगा? कमेंट करो जल्दी। हाँ, कहाँ लगेगा? फर्स्ट वाला क्यों लगेगा? फर्स्ट वाला तो मल्टीप्लाई है, ये लगेगा। दूसरा वाला क्या लगेगा? सेकंड वाला। तो जब सेकंड वाला लगेगा तो सेकंड वाला क्या लिखा हुआ है वही लगेगा, इसका मतलब लगेगा, इसको लिखेंगे लॉग वही m का पावर n बेस e इज इक्वल टू कितना? n लॉग क्या होता है? m, ठीक है, बेस e। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा तुम्हारा ये 5 लॉग 2 बेस 2 इज इक्वल टू कितना? 5। अच्छा बताओ, अभी मैंने बताया है कि log 2 बेस 2 जिसका log और बेस दोनों सेम, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। तो कितना आएगा आंसर? 5। आंसर कितना आएगा? 5। ठीक है, अभी छोटे छोटे देख लो, उसके बाद आगे जो बड़े आएंगे तो उसको करवा देंगे। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ जगह नहीं है, तो मैं कर लेता हूँ log x माइनस 7। ठीक है, क्या है यहाँ पर? यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा log x माइनस 7 और बेस कितना है? 5 इज इक्वल टू कितना है? 1। ठीक है, अब अगर log हम हटाएंगे, अगर इसका log हम हटाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा? ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ रिप्लेस हो जाएगा, है कि नहीं? तो 5 का पावर 1 इज इक्वल टू कितना? x माइनस 7। तो 5 का पावर 1 का मतलब 5, x माइनस 7 उधर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 7 और 5 कितना होगा? 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रूव दैट। यहाँ पे ये कह रहा है कि 2 log 2 और इसको हमें क्या करना है? 15/18 को हमें प्रूव करना है, माइनस log 25/162 प्लस 4/9 log इज इक्वल टू log 2। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सब लोग होमवर्क में करेंगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं लगेगा तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? कल फिर से करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हम चाह रहे हैं कि सेशन को यहीं पे एंड किया जाए, क्योंकि इधर एंगल आ गया है। ठीक है, इधर एंगल आ गया है और एंगल के बाद तुम्हारा जो है ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये आज खत्म हो नहीं पाएगा। हम सोच रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री जब खत्म करें तो ट्रिग्नोमेट्री कर दें। ठीक है, तो अभी बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स के अभी 2 लेक्चर आपके और लगेंगे। ठीक है, एक लेक्चर जो आपका होगा वो आपका क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री का पूरा होगा, ट्राइंगल एंगल उसमें सब कुछ समझाएंगे। और एक लेक्चर जो तुम्हारा होगा वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का होगा। ठीक है, कोशिश यह करेंगे अगर 2 घंटे की लेक्चर हो गई तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को एक साथ खत्म कर दें। खत्म करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? फिर इलेक्ट्रोस्टैट में पहुंचते हैं। तो रैपिड फायर रिवीजन में, ये बूस्टर सीरीज में आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और आप ऐसे मीमांसा के साथ जुड़े रहिए। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को क्या करें? लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।